नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं EVS जो पर्यावरण अध्ययन आपका जेटेट न्यू सिलेबस में जोड़ा गया, जो इसके पहले GK GS था, उसको लेकर के हम आए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें सिलेबस में आप देखिएगा टॉपिक 5 जो है वो आपका आवागमन एवं संप्रेषण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आवागमन एवं संप्रेषण का यहाँ पर आपको पार्ट बाई पार्ट हम दे रहे हैं और इसके पहले इसके 4 टॉपिक हो गए हैं। ठीक है, जो भोजन है, आवास है, जल है, ये सारा कुछ आपका यहाँ पर हो गया है। परिवार और मित्र तो सभी EVS का कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर आवागमन संप्रेषण का आज हम लोग चलेंगे पार्ट 4, जो कि वायु परिवहन से जुड़ा हुआ है। जो वायु परिवहन से प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, उसका यहाँ पर आपको थ्योरी क्लास मिलेगा और साथ ही साथ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम लास्ट में करवाएंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और जेटेट के लिए तो आपको रामबाण यहाँ से देखिए हैंड रिटेन नोट्स हम दे रहे हैं, जो कि आपको यहाँ से प्रश्न जो भी आप प्रैक्टिस सेट लिए होंगे वो सब से अगर उसमें 2 गो भिड़ेगा तो इसमें आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको 20 गो भिड़ेगा। इसलिए आप हैंड रिटेन नोट्स पढ़ना नहीं भूलेगा, क्योंकि झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT जैक से हमने बनाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं वायु परिवहन से आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। वायु परिवहन पार्ट 4 वायु परिवहन एयर ट्रांसपोर्ट का हम लोग टॉपिक को देखेंगे। इसके पहले आपने देख लिया यहाँ पे सड़क मार्ग को पढ़ लिया हम लोगों ने, रेल मार्ग को हमने पढ़ लिया और जल परिवहन को पढ़ लिया। अब वायु परिवहन जो कि इसका लास्ट टॉपिक होता है, इसके बाद चलेगी महामैराथन क्लास। ठीक है, तो चलिए देखिए भारत में जो वायु परिवहन है उसकी शुरुआत वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी। पहला चीज़ है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई, तो 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी। उसी तरह से आपने देखा था रेल परिवहन, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था और यहाँ पर मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, और ये वायु परिवहन जो किसके बीच, इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी। अगला है पहली वायु विमान यात्री सेवा। पहली वायु विमान यात्री सेवा जिसमें यात्री लोग थे वो 1920 में मुंबई से कराची के बीच शुरू किया गया था। देखिए पहले जो थे आपको यहाँ पर वायु परिवहन जो है लोकल स्तर पर, अपने राज्य स्तर पर जो भी चल रहे थे, लेकिन उसके बाद इसका जो है 1953 में आपको वायु विमान का भी, वायु परिवहन का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी जो यहाँ पर वायु परिवहन है उसका यहाँ पर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण मतलब कि देश या राज्य स्तर पर चलाया जाने लगा अब वायु परिवहन को भी, वायु सवार को भी। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीयकरण के बाद 2 नए निगम बन गए। जब यहाँ पर 1953 ईस्वी में वायु विमान का क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया, तो राष्ट्रीयकरण के बाद 2 नए निगम बन गए। ठीक है, राष्ट्रीयकरण के बाद 2 नए निगम बने। एक का नाम हो गया भारतीय विमान निगम और दूसरे का हो गया एयर इंडिया निगम। दोनों का कार्य जो था वो आपका अलग अलग था। ठीक है, भारतीय विमान निगम जो पहला बोर्ड बना, उसका कार्य था भारत के अंदर ही
विमान की सेवा प्रदान करना। भारत के अंदर अगर आन जान करना है तो उसके लिए भारतीय विमान निगम था। और एयर इंडिया निगम का जो काम था वो था कि एयर इंडिया निगम का कार्य विदेशों में सेवा प्रदान करना। अगर एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं तो वो एयर इंडिया से जाते हैं, और जिनको अपने राज्य के अंदर है वो भारतीय विमान निगम कार्य कर रही थी। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण के बाद ये दो नए बोर्ड हुए और दोनों का काम अलग अलग हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका जो है देखिए यहाँ पे भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया निगम दोनों को एक ही में विलय कर दिया गया। भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया निगम का विलय एक ही में कर दिया गया, और वो थी कंपनी नैसिल। ठीक है, नैसिल में किया गया, जिसमें नैसिल का फुल फॉर्म है नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसी नैसिल का ब्रांड नाम जो है आपको दे दिया गया एयर इंडिया। इसी नैसिल का ब्रांड नाम क्या दे दिया गया, एयर इंडिया। इसको इतना बड़ा नाम को छोड़ के एयर इंडिया एक बना दिया गया। यानी एयर इंडिया में दोनों कंपनियां आ गई, भारतीय विमान निगम भी एयर इंडिया में शामिल हो गई और एयर इंडिया निगम भी एयर इंडिया में शामिल हो गए। ठीक है, अब देखिए इस एयर इंडिया जो थे, ब्रांड नेम जो एयर इंडिया पड़ा, उसका मुख्यालय मुंबई है। उसका मुख्यालय कहाँ, मुंबई बनाया गया। और उसका जो लोगो या प्रतीक चिन्ह जो था वो महाराजा बनाया गया था। क्या बनाया गया था, महाराजा बनाया गया था। ठीक है, महाराजा बनाया गया था। और इसका विलय कब हुआ था, तो इसका विलय 24 अगस्त 2007 ईस्वी को एयर इंडिया में, उन दोनों को एयर इंडिया लिमिटेड और निगम वायु विमान निगम दोनों का 24 अगस्त 2007 ईस्वी को विलय कर दिया गया। और वो किस में कर दिया गया, आपका एयर इंडिया में किया गया था। ठीक है, देखिए उसके बाद है कि पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा चालू किया गया था। उसके बाद पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा, इसका शुरुआत जो है 1985 ईस्वी में हुई थी। इस हेलीकॉप्टर सेवा का क्या मतलब था, तो इसका कार्य था, इस पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का कार्य था पर्वतीय व दलदल स्थानों में सेवा देना। जहाँ पर्वतीय स्थान है या दलदल स्थान है या पानी का स्थान है, वहाँ पर सेवा देने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर की शुरुआत की गई थी। और ये कब की गई थी, 1985 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अब देखिए जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने एक योजना का शुभारंभ किया, यही वायु परिवहन के लिए, जिसका नाम था देखिए उड़ान योजना। ठीक है, क्या नाम था, उड़ान योजना, जो कि 27 अप्रैल 2017 ईस्वी से चला। ठीक है, इस उड़ान, देखिए स्पेलिंग है UDAN। उस उड़ान का मुख्य जो शाब्दिक अर्थ था उसको हिंदी में कहेंगे उड़े देश का आम नागरिक, या अंग्रेजी में देखिए वही है उड़े देश का आम नागरिक। तो बहुत बार ये उड़ान का फुल फॉर्म भी आता है, तो आप याद रखिएगा उड़े देश का आम नागरिक है। ठीक है, और ये उड़ान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से लाया गया था और 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, उड़ान योजना लाने का उद्देश्य क्या था। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह योजना लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को रास्ता सस्ता बनाना। ठीक है, आम लोग जो साधारण जनता है उनके लिए भी हवाई यात्रा यहाँ पर जो है कि सुगम और सुलभ बने, सस्ता बने, इसके लिए इस उड़ान योजना को लाया गया था, जिसके कारण आम जनता भी हवाई यात्रा में सफ़र कर सके। ठीक है, तो सस्ता बने इसके लिए उड़ान योजना लागू किया गया था। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग रहते हैं, सभी राज्यों का पूछा गया है, हो सके कि आपका भी आ जाए। तो हम इसमें वैसे प्रश्नों को लिए हैं जो अब तक बार बार आए हैं, और भी हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एक तरफ लिखा हुआ स्थान और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सब्जी मसाला आता है, आपको याद होगा, एक तरफ देखिए हमने स्थान लिख दिया ना, स्थान, और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय है। तो पहले सब्जी मसाला का एक नाम आप सुनोगे, MDH सुने हैं ना, MDH सुने हैं, तो वही MDH पर ही टिक बना हुआ है। तो एक तरफ स्थान जिधर उधर लिखिएगा, एक में M फिर D फिर H, MDH को है, इतना लिख लीजिएगा, MDH को है, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, MDH को है। अब देखिए MDH को हमने यहाँ पर लिख लिया स्थान की जगह पर, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम इस तरह से फिर लिखना शुरू कीजिएगा, उसी के सामने सामने घर में, छात्र इन का नेता राजीव है, छात्र इन का नेता क्या है, राजीव है। ठीक है, तो अब देखिए छात्र से छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, और यह कहाँ है, मुंबई में, जो सामने सामने उसी को क्रॉस करेंगे हम लोग। इन से देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, और ये कहाँ है, दिल्ली में है।
कहाँ से देखिए, कामराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, ये कहाँ पर है, चेन्नई में, एच में च आ रहा है, च से चेन्नई हो गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ हो गया, कोलकाता में हो गया। और राजीव से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ हो गया, हैदराबाद में हो गया। तो बस एक छोटा सा ट्रिक से आप 5 को कंफर्म याद कर लीजिएगा, और इस 5 में से एक न एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग आता है, बाकी से एक्स्ट्रा आएगा तो उसको आप देख लीजिएगा, नीचे बना हुआ है उसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रश्न आए हुए थे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, इसको हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या शमशाबाद हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है, यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, और इसको हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, या इसी को शमशाबाद हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर यह बना हुआ हवाई अड्डा है। और देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, यह दिल्ली में इसके पालम में स्थित है, याद रखिएगा, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और दिल्ली के पालम में स्थित है, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कोलकाता शहर में स्थित है। कहाँ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय, ये कोलकाता में बना हुआ है। अगला देखेंगे हम लोग, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची। भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रांची हवाई अड्डे पर घरेलू उड़ान संचालित हो रही है। यह रांची के हिनू में स्थित है, 1995 ईस्वी में इसको खोला गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे वायु परिवहन से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आप लोग बनाते चलिएगा, देखते चलिएगा, ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई, यह प्रश्न यूटेट उत्तराखंड टेट 2016 का पूछा गया है, 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1914 में, ठीक है। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई वो है आपका 1911 ईस्वी में, ठीक है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा गया था, 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में, ठीक है। तो भारत में वायु परिवहन जो था उसका राष्ट्रीयकरण जो है 1953 ईस्वी में किया गया। इसके बाद 2 बोर्ड बना दिया गया, एयर इंडिया निगम बोर्ड और वायु परिवहन निगम बनाया गया ना, तो इसका जो है 1953 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है, जो एयर इंडिया बना उसका मुख्यालय कहाँ है, तो एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है या कोयना, ठीक है। तो एयर इंडिया जो बना उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय आपका मुंबई है। और यह प्रश्न सीजी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। उड़ान योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो देखिए अभी आपने देखा है यहाँ पर थ्योरेटिकल क्लास में कि उड़ान योजना का शुभारंभ कब हुआ, 2016, 2017, 2018, 2019। तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर के द्वारा जो है आपका 2017 में उड़ान योजना का सफल शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य थीम था कि यहाँ पर आपको देश के आम नागरिक तक सस्ते रूप में हवाई सफ़र कर सकें, ठीक है। ये यूपी टेट 2021 का प्रश्न आया हुआ है। अगला है, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, ये एमपी टेट 2022 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का आया हुआ प्रश्न है। उड़े देश का एप्पल नागरिक, ऊपर देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक या नन ऑफ दिस कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए उड़ान में यू का मतलब है उड़े, डी का मतलब है देश, ए का मतलब है आम और एन का मतलब है नागरिक, यानी उड़े देश का आम नागरिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अभी आपको हमने बताया था एक ट्रिक, MDH को है, इतना लिख लीजिएगा। और यहाँ लिखिएगा छात्र, यहाँ लिखिएगा इन, यहाँ लिखिएगा का, यहाँ लिखिएगा नेता और यहाँ लिखिएगा राजीव, ठीक है। तो छात्र से छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एम से क्या हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है,
मुंबई में है। ये प्रश्न कब पूछा गया है? तो एच टेट यानी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, हम लोग उसी से चलेंगे। MDH को है, इसके बाद छात्र, इसके बाद इन। तो छात्र से छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, और इन से हो गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो किसके सामने? डी का मतलब दिल्ली, तो राइट आंसर इसका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो चलिए देखते हैं। MDH को है, इतना लिख लेना है। इसके सामने छात्र, इसके सामने इन, इसके सामने के, यहाँ पर नेता और यहाँ पे राजीव। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा? नेताजी, ये चौथा में नेता, नेता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये को के सामने है, तो को किसका है? कोलकाता का है। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। बस इसको याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न छप रहा है। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए अभी आपको बताएं कैसे पढ़ना। MDH को है, यही है ना। अब यहाँ लिखिएगा छात्र, यहाँ लिखिएगा इन, यहाँ लिखिएगा का, यहाँ लिखिएगा नेता, और यहाँ लिखिएगा राजीव। तो राजीव से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये है के जगह पर रहता है, मतलब हैदराबाद, है मतलब हैदराबाद। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर इसका सी होगा। और यह MP टेट मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, रांची या पटना? ये उत्तराखंड टेट 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है ये आपका झारखंड में रांची में स्थित है। ठीक है, रांची में स्थित है। रांची हवाई अड्डा किसके नाम पर बना हुआ है? रांची हवाई अड्डा किसके नाम पर बना हुआ है? नीलांबर पीताम्बर, बिरसा मुंडा, सिंधु कानू या कोई नहीं? ये BTET 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो नीलांबर पीताम्बर, बिरसा मुंडा, सिंधु कानू। तो ये रांची हवाई अड्डा का नाम बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, इसलिए यह स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी या नहीं? ये UP टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न था। तो चौधरी चरण सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ठीक है, हैदराबाद है, लखनऊ है, महाराष्ट्र है या बेंगलोर है? ये रीट 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, यानी महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखिए उसके नीचे ये आंसर दिया गया है। अगर आंसर में किसी प्रकार की त्रुटि है तो जितने भी जुड़े हुए हैं आप कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि उसका सुधार हो सके। अगर आपको लगता है तब ऐसे सारा सही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप कॉल करेंगे। और देखिए आपको बता देते हैं, अगर EVS की केवल तैयारी करना है तो आपको यहाँ पर EVS का संपूर्ण नोट्स कितने मिल रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में, जिसमें क्वेश्चन बैंक भी आपको शामिल है। अगर उसके बाद पूरे 1 to 5 की केवल तैयारी करना चाह रहे हैं तो 500 रुपये में आपको सब चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है, क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके। और दोनों की तैयारी 1 to 5 6 to 8 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो 700 रुपये है, इसमें भी क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके है। ठीक है, तो आप सभी तैयारी के लिए अभी कभी और जुड़िए, क्योंकि ये JCRT जैक किताब का हैंड रिटन नोट्स है, जो कि आपके एग्जाम में हर संभव यहाँ से प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अभी इसके पहले 2 एग्जाम लिया था जैक ने आकलन परीक्षा का, दोनों में भर के JCRT किताब से प्रश्न पूछा है, और वो भी अपने टेक्स्ट बुक से। तो हो सके कि आपका भी वहीं से रहेगा, इसलिए सभी कोई जुड़ जाइएगा परीक्षा में जाने से पहले, यानी तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स PDF लेकर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।